हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा लेक्चर सेकंड होने वाला है द लिविंग वर्ल्ड का, जो हमने डिटेल लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है उसका लेक्चर सेकंड होने वाला है। अब इस चैनल पे और जो लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। और इसमें हम लोग देखो बेसिकली ये नीट 2027 के लिए लेक्चर्स हैं। इसमें हम डिटेल लेक्चर रहेंगे सारे के सारे, मतलब कोई वन शॉट वाला काम नहीं है। एनसीईआरटी की एक लाइन कवर होगी और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ साथ कवर करेंगे और चैप्टर के बाद भी मैं कराऊंगा सॉल्व आपको। पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एनसीईआरटी की एक और बुक होती है एग्जाम्पलर, उसके भी क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड करूंगा और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये दो चीज़ हमें जरूर करनी है क्योंकि एनसीईआरटी पब्लिश करती है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन में हम कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में भी और चैप्टर के एंड में भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सेकंड। जो जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है पहले वो लेक्चर फर्स्ट देख लें एक बार, ताकि आप लिंक बना पाएँ, ठीक है। बीच बीच में हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक भी आप लेकर बैठें, ठीक है। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 द लिविंग वर्ल्ड का, ठीक। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, उसके बाद अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक इनके बारे में डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको पढ़ाई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनिए। हमको आज पढ़ना है नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर, अब नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर में हमें पढ़ना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम? इसमें है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पहले इसका बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम दिया जिसमें किसी भी प्लांट का जो नेम है या किसी भी स्पीशीज का नेम है वो दो पार्ट का होता था। वो दो पार्ट क्या है वो आगे आ जाएगा। अब लीनियस ने प्लांट नोमेनक्लेचर भी दिया और एनिमल नोमेनक्लेचर पर भी काम किया। प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में जो उन्होंने रूल्स वगैरह दिए थे वो दिए थी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में, ठीक। जो फर्स्ट में 1753 पे पब्लिश हुई थी। मतलब फर्स्ट में 1753 पे स्पीशीज प्लांटेरम बुक पब्लिश हुई। उसमें काफ़ी सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन था बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से, उनका नेमिंग था। तो पहली बार दुनिया के सामने जो बाइनोमियल सिस्टम था वो आया फर्स्ट में 1753 में। ये डेट आपको याद रखनी है। यहीं से हम स्टार्टिंग मानते हैं किसकी? बाइनोमियल सिस्टम की। एनिमल नोमेनक्लेचर पे भी उन्होंने काम किया, एनिमल नोमेनक्लेचर भी उन्होंने दी है वो जिस बुक पे दी थी उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, स्पीशीज प्लांटेरम फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, सिस्टमा नेचुरा फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर। और इसका आया था पहला एडिशन 1 अगस्त 1758 पे। तो हमें बाइनोमियल सिस्टम की शुरुआत माननी है 1 मई 1753, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है बाइनोमियल सिस्टम, लीनियस ने अपने हिसाब से नाम दिया। अब इस चीज़ को जनरलाइज करने के लिए कि सारी दुनिया में एक ही तरह के रूल फॉलो हों, क्योंकि इसके बीच में भी लीनियस के पैरेलल भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने रूल्स बनाए, अपने अपने तरीके से नाम देना स्टार्ट किए। कई साइंटिस्ट तो नाम में जो रहता है कि अपना खुद का भी नाम इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं, मतलब प्लांट के नेम में अपने खुद का नाम इंक्लूड करने का भी ट्राई करते हैं। तो ऐसा एक जनरल रूल बनाया जाना ज़रूरी था जिसको सारे लोग फॉलो करें। दुनिया के सारे लोग, अगर कोई भी प्लांट एनिमल का नाम देना, किसी भी स्पीशीज़ का नाम देना है तो एक जनरलाइज रूल फॉलो करना या बनाना ज़रूरी था। तो लीनियस के बाद वो रूल्स को जनरलाइज करने का कि अब से कोई भी प्लांट एनिमल का नाम दिया जाएगा तो एक जनरल रूल के सेट पे दिया जाएगा। वो रूल बनाना चालू हुए और वो रूल बनकर तैयार हुए और पहली बार दुनिया के सामने आए आईसीबीएन के नाम से। तो आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर आईसीबीएन के फुल फॉर्म में लिखा है इंटरनेशनल कोड, यहाँ पर फॉर लिखा है पर वो फॉर नहीं है। वो करेक्शन अभी हुआ नहीं एनसीईआरटी में, बट आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर ऑफ ही रहता है, तो ऑफ ज़्यादा सही है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब आईसीबीएन में वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो सारे लोग फॉलो करेंगे। किसी भी प्लांट के स्पीशीज, किसी भी प्लांट के नाम देने के लिए जो रूल्स फॉलो करेंगे, वो रूल्स को पहली बार किसने बताया? आईसीबीएन। मतलब वो रूल का कलेक्शन पहली बार दुनिया के सामने आया कि अब से कोई भी प्लांट स्पीशीज डिस्कवर होगी इस दुनिया में तो उसको आईसीबीएन के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आईसीबीएन के नियम फॉलो नहीं करेंगे तो वो नाम वैलिड नहीं होगा। अच्छा, आईसीबीएन का पहली बार कब आया दुनिया के सामने? ये रूल्स की जो पूरा रूल्स रेगुलेशन, ये पूरा रूल्स का कॉम्बिनेशन कब आया दुनिया के सामने? 1961 में। तो इसके पहले आया था फर्स्ट में 1753। यहाँ पर हम लोग क्या बताया था? फर्स्ट में 1753। तो फर्स्ट में 1753 में तो लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम दे दिया था, बट ये जनरलाइज नहीं हुआ था उस समय तक पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी ऐसा कुछ नहीं था। लीनियस से इंस्पायर होकर अब उसके रूल्स अच्छे लगे तो उसके रूल्स को ही जनरलाइज करने के लिए कि अब से जो भी नेम आएंगे और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कि अब से जो भी नेम्स आएंगे प्लांट की स्पीशीज़ को नाम देना होगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल फॉलो करेंगे। तो वो रूल्स का जो कलेक्शन है वो क्या है? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर।
इसका पहली बार 1961 में। अब इसके रूल्स हम पढ़ते हैं। है ये बाइनोमियल सिस्टम के ही रूल्स, मतलब बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब के ही ये सारे रूल्स हैं, लिनियस से इंस्पायर्ड होकर ही सब बनाया गया है। बट अब 1961 के बाद बता दिया उन्होंने कि जो ICBN को फॉलो करेगा वही नाम वैलिड होगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो नाम वैलिड नहीं होगा। समझते हैं क्या ये? देखिए अब रूल्स है। पहला है कि जो प्लांट का नाम है वो 2 पार्ट का होगा, वही बाइनोमियल सिस्टम का ही के ही रूल्स है सारे एक तरीके से। प्लांट का पार्ट जो होगा, अच्छा प्लांट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN भी होता है, ICNB भी होता है। ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट्स ऑफ रूल हैं जो कि यूज़ होंगे एनिमल के नोमेनक्लेचर, यानी किसी एनिमल स्पीशीज़ को नाम देने के लिए, ठीक है। तो वो देखेंगे, वो NCERT में मेंशन है ICZN। हम फोकस कर रहे हैं ICBN पे, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके हिसाब से जो प्लांट का नेम है वो कितने पार्ट का है? 2 पार्ट का। पहला होगा उसका जेनरिक नेम और दूसरा होगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जेनरिक नेम, दूसरा क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल, जैसे एक मैंगो का नाम लिखा हुआ है, ये किसका नाम है? मैंगो। मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ये मैंजीफेरा इंडिका है उसका बॉटनिकल नेम। इसको हम बॉटनिकल नेम भी बोल सकते हैं और साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, या बॉटनिकल नेम बोल लो या साइंटिफिक नेम बोल लो। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़, जब ये NCERT में टॉपिक पढ़ोगे तो आपको, आप खुद बताइए, ऐसा जनरलाइज रूल बनाने की या ये नेम इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो ये समझो क्या होता था। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो को हम आलू बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं। कोई और रीजन, कई लोग बटाटा बोलते हैं, कई लोग कुछ और। जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती जाती है आलू का नाम चेंज होता जा रहा है, मतलब अलग अलग रीजन में लोग अपने अपने हिसाब से आलू का नाम दे रहे हैं। तो एक ऐसा नाम बनाना जरूरी था जिस नाम को, जो नाम पूरी दुनिया में एक ही हो, मतलब उसको चेंज ना करे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो नाम चेंज ना हो, ऑल ओवर वर्ल्ड वो नाम एक ही हो, ताकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या साइंटिस्ट वाला व्यक्ति अगर डिनोट करना हो कोई दूसरी, जैसे हम दूसरी कंट्री में गए एज अ साइंटिस्ट, दूसरी कंट्री में गए, किसी प्लांट की स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करनी है, तो वहाँ के लोकल नेम से नहीं बोलेंगे हम, उसके साइंटिफिक नेम से बोलेंगे। तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा साइंटिस्ट, वो समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा नाम होना भी ज़रूरी है जो पूरी दुनिया में कॉमन हो। उसी नाम को बोलते हैं हम साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम। प्लांट के केस में बोलते हैं साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम, ठीक है। तो ये बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम देना ज़रूरी इसलिए ताकि एक नाम जो ऐसा ज़रूर होना चाहिए हर प्लांट और एनिमल, हर स्पीशीज़ का, जो हर मतलब लिविंग थिंग का, जो पूरे दुनिया में कॉमन हो, ठीक है। तो वही बॉटनिकल नेम है। अब उस नाम को देने के रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ICBN ने जनरलाइज कर दिए कि भाई अब जो भी प्लांट स्पीशीज़ को नाम दोगे तो ICBN के रूल को फॉलो करके देना पड़ेगा। और ICBN किससे इंस्पायर है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ लीनियस। पूरा सीक्वेंस बनाते चल रहे बेटा सब लोग। ओके चलो आगे बढ़ें। चलो, तो नाम जो होगा वो 2 पार्ट का होगा। एक, जैसे हमने बोला, एक जेनरिक नेम होगा और दूसरा होगा इसका स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो जैसे मैंजीफेरा इंडिका में 2 पार्ट के नाम है, एक तो है मैंजीफेरा और दूसरा क्या है? इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में एक जेनरिक नेम है और दूसरा क्या है? उसका स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये क्या चीज़ है सुनिए। तो जो जेनरिक नेम है वो नेम ऑफ जीनस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ जीनस को। कौन? जेनरिक नेम। और स्पेसिफिक एपिथेट है, अब स्पेसिफिक एपिथेट कई लोग बोल देते हैं कि स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो एक ट्राइबल नेम है, या वो इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज़ को। अब समझिए क्या मतलब है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैं बात करूँ, इंडिका जो है, मैंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है वो है कि स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट एक ट्राइबल नेम है। ट्राइबल नेम मतलब वो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर इंडिका का मतलब है इंडियन ओरिजिन। इंडिका का क्या मतलब है? इंडियन ओरिजिन। इंडिका का मतलब है ये इंडियन ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये इंडिका किसी जीनस के पीछे लगेगा, सफिक्स में लगेगा, तो उस जीनस की स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मैंजीफेरा इंडिका मैंगो की वो इंडिजिनस वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया में मिलने वाली इंडियन ओरिजिन को। तो इंडिका का अकेले कोई वजूद नहीं है। इंडिका अकेले, इंडिका तो टाटा इंडिका भी है ना, कई सारे इंडिका है यार। इंडिका तो क्या अकेला वजूद नहीं है। इंडिका जो है अकेला, जब इंडिका आएगा तो वो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है। स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब ही इन्फॉर्मेशन होता है। वो डायरेक्टली स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इंडिका डायरेक्टली कोई स्पीशीज़ नहीं है। इंडिका को जीनस के साथ आना पड़ेगा, तब जाके वो मैंगो की स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब इंडिका जब मैंजीफेरा के साथ आया तब मैंजीफेरा इंडिका यानी कि आम की स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज़ को। तो इंडिका अपने आप में एक इंडियन ओरिजिन यानी कि जस्ट इन्फॉर्मेशन है। जब वो किसी पर्टिकुलर जीनस के साथ आएगा तो उसकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने आपके क्वेश्चन दिया, एक आपके सामने है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, और एक है रोज़ा इंडिका। रोज़ा इंडिका रोज़,
और अशोका इंडिका अशोक का पेड़। तो ये तीनों के नाम बॉटनिकल नेम मैंने लिखे हुए हैं, एक अशोक का पेड़ है, एक रोज़ है इंडियन ओरिजिन, और एक मैंजीफेरा, तीनों में इंडिका लगा हुआ है। अब तीनों में इंडिका लगा हुआ है ठीक है, तो तीनों के जो इंडिका है, जब ये इंडिका मैंजीफेरा के पीछे लगा तो ये मैंगो की स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये इंडिका रोज़ा के साथ लगा है तो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये इंडिका अशोका के साथ लगा है तो अशोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बताइए यहाँ पर कितने जीनस कितनी स्पीशीज़, बताइए यहाँ पर कितने जीनस होंगे, 3। कितने जीनस होंगे, 3। एक मैंजीफेरा, एक रोज़ा, एक अशोका, 3 जीनस है। और स्पीशीज़ कितनी, जीनस तो 3 दिख गए, मैंजीफेरा, रोज़ा, अशोका, अब स्पीशीज़ कितनी है। तो कई लोग बोलेंगे अगर अगर आप स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज़ मानोगे तो आप तो बोलोगे सर यहाँ इंडिका एक ही स्पीशीज़ है। नहीं, यहाँ इंडिका जिसके साथ, जिस जीनस के साथ है वो उसकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर स्पीशीज़ भी कितनी है, 3। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलेंजिना, सोलेनम नाइग्रम। एक आलू है ना, मेलेंजिना और नाइग्रम। अब इनमें बताएं मेरे को आप कितने जीनस कितनी स्पीशीज़। तो यहाँ पर सोलेनम 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 तो कॉमन है, तो जीनस तो कितना है, बताओ जीनस कितना है, 1। और स्पीशीज़ कितनी है, 3 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो 1 जीनस हो गया यहाँ पर सोलेनम, और कितनी स्पीशीज़ हो गई, 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल तो था कि साइंटिफिक नेम में या बॉटनिकल नेम में दो पार्ट होते हैं, पहला था जीनस नेम और दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों के बारे में बताया, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। अगला है जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है उसमें जो जेनरिक नेम लिखेंगे तो जेनरिक नेम का पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल, और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर कैसा होगा, स्मॉल। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का है, आलू का। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका बॉटनिकल नेम है, पोटैटो का। ठीक, इसका देखो एस, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम इसमें क्या है, जीनस, जीनस का पहला लेटर कैसा लिखा, कैपिटल, और ट्यूबरोसम क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, इसका पहला लेटर कैसा लिखना है, स्मॉल। ये है सेकेंड रूल ऑफ ICBN। नेक्स्ट, तीसरा, साइंटिफिक नेम जो है, अब यार एक बात बताओ, ये जो साइंटिफिक नेम है इसको यदि मैं प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे मैं प्रिंटिंग करा रहा हूँ, बुक में प्रिंटिंग करा रहा हूँ, तो मेरे को ना इन साइंटिफिक नेम जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जहाँ भी आएगा इसको इटैलिक लेटर में करना ज़रूरी है। किस में करना ज़रूरी है, इटैलिक्स में। और यदि मैं इसको हाथ से लिख रहा हूँ, फ्री हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ, और फ्री हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ, या मतलब फ्री हैंड राइटिंग यानी कि इसको अगर मैं लिख रहा हूँ कॉपी में या टाइप करा रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कराना मतलब वो टाइप राइटर होता था ना पुराने ज़माने में, टाइप राइटर वाला, जिस टाइपिंग जिसमें एक से ही फॉन्ट होते थे, कोई फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता था। तो अगर मैं टाइपिंग करा रहा हूँ, या मैं अगर टाइपिंग करा रहा हूँ, या फिर मैं फ्री हैंड राइटिंग हाथ से अगर कुछ लिख रहा हूँ, मतलब हाथ से इनको नाम को लिख रहा हूँ कॉपी में, तो मुझे जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अगर मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंने हाथ से लिखा, तो मुझे मैंजीफेरा और इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। M तो कैपिटल होगा और I तो क्या होगा, स्मॉल। ये पहले रूल नंबर 2 में हम देख चुके हैं। बट यदि मैं हाथ से नहीं लिख रहा, अगर मैं बुक में टाइप करा रहा हूँ, तो सॉरी बुक में प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे उस नाम को इटैलिक्स फॉन्ट में चेंज कराना पड़ेगा। इटैलिक्स फॉन्ट होता है ना, वर्ड MS वर्ड में आप यूज़ करते हैं, इटैलिक्स कर देते हैं तो जो लेटर होते हैं हल्के से वेवी हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो वही वाली चीज़ें। ये क्यों कर रहे हैं अलग से, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज है। ये मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जो लैंग्वेज है ये नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं है, ये लैटिन भाषा में लैटिनाइज किया गया इन वर्ड्स को, है ना। तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब ये जो बाइनोमियल सिस्टम है या फिर जो नेमिंग है, ये लैटिन लैंग्वेज में, ये दर्शाने के लिए हम उसको इटैलिक्स करते हैं, तो इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट है, AR बनता है इससे, तो इटैलिक्स में करना। और अगर हैंड रिटन है और अगर टाइप करा रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना टू रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन। ये रूल नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला है, अगर हम साइंटिफिक नेम यानी कि वही बॉटनिकल नेम जो है, साइंटिफिक नेम में जो रिलेटेड साइंटिस्ट नेम है जस्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट आएगा, और आएगा कैसे, शॉर्ट फॉर्म में और एब्रेटेड फॉर्म में। इसको एग्जांपल समझो, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा, मैंने अगर हाथ से लिखा है तो मैंने देखो आप देख रहे होंगे सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है। ये पहला लेटर कैपिटल है और ये स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल है। अब मेरे को पता है कि ये जैसे नाम जो है, ये पहली बार नाम किसने दिया था, लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, ये नाम किसने दिया, लीनियस। तो जो साइंटिफिक नेम है ये पूरा क्या हो गया, साइंटिफिक नेम। अगर मुझे साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन करना है कि किस साइंटिस्ट ने ये नाम को दिया है, तो उसको मैं मेंशन करूंगा आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। इसको ना ही अंडरलाइन करना है, ना ही इटैलिक्स करना है, जनरल इंग्लिश में लिखना है, और लिखना भी पूरा नाम नहीं लिखना साइंटिस्ट का, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे NCERT की एग्जांपल देती है मैंजीफेरा इंडिका लिन, LINN डॉट, तो LINN डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट
इंडिकेट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। यहाँ पर LINN डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नाम सबसे पहली बार किसने दिया है, लीनियस ने। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप लिखेंगे तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे, ना ही अंडरलाइन करेंगे ना ही इटैलिक्स करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ये जो साइंटिस्ट नेम, ये जो साइंटिफिक नेम है बेटा, दो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट नेम। साइंटिफिक नेम वही बॉटनिकल नेम को बोलते हैं, और साइंटिस्ट नेम क्या होता है, साइंटिस्ट नेम होगा वही जो साइंटिस्ट ने इसके बारे में दिया है। तो साइंटिस्ट नेम लिखने का भी तरीका आपको बता दिया, ठीक है। चलो मैं बात करूँ, अगर ये जो साइंटिफिक नेम है, ये दो लैंग्वेज, साइंटिफिक नेम जो है ये 2 लैंग्वेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब 2 लैंग्वेज में दिए गए हैं। पहला तो आपको पता ही है कि लैटिन लैंग्वेज तो है, तो लैटिन और ग्रीक दोनों में ये वर्ड लिख, मतलब ये बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। बट अच्छा, लैटिन में भी दिए जाते हैं और ग्रीक में, लैटिन और ग्रीक दोनों में दिए जाते हैं। अगर पहली प्रायोरिटी देनी पड़े, अगर दोनों में चुनना पड़े कि किस लैंग्वेज में होते हैं आपके बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम, तो लैटिन को पहली प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है, ग्रीक को। यही दोनों के यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, यानी कि आजकल की बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते, चलन में नहीं है, और इन भाषाओं में बहुत जल्दी से चेंजेस नहीं होता। आप देखो कलर की स्पेलिंग इंग्लिश में अलग अलग इंग्लिश चलती ना, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कलर की स्पेलिंग ही चेंज हो गई, COLOUR भी लिखते हैं, COLOR भी लिखते हैं। तो ये सब झंझट नहीं है डेड लैंग्वेजेस में, इनमें जल्दी से कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो आपने जो नाम दे दिया आपका वो एक सा ही बना रहता है, तो इसलिए इनको यूज़ करते हैं। आजकल की बोलचाल की भाषा में चलन में भी नहीं, जैसे संस्कृत हमारी एक तरीके से डेड लैंग्वेज हो गई, क्योंकि आजकल बोलचाल की भाषा में यूज़ कहाँ होती है वो, तो इस तरह से तो लैटिन में दिया गया है सारे नाम, ठीक है। और अगर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ी तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, लैटिन, और सेकंड किसको दोगे बेटा, ग्रीक को, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ फिर। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारे बाइनोमियल सिस्टम का। अब देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या हैं। अब ये जो हमें अगर क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था टेक्सोनोमी में, हमको पहले कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद क्या करना था, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर और एफिनिटीज़ वगैरह सब पढ़ाई है आपको पहले, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ आपको पढ़ाई है। तो अब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है, ध्यान सुनिए। किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ को अगर नाम देना है तो उसको नाम देने के लिए 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी यूज़ होती हैं। क्या यूज़ होती हैं, 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी। इनको 7 ब्रॉड कैटेगरी भी बोला जाता है या 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी या 7 ब्रॉड कैटेगरी भी बोला जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं जो किसी भी प्लांट या एनिमल्स के नाम को क्लासीफाई, मतलब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए कुछ कैटेगरीज का यूज़ करते हैं। तो ऐसी 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी है जो हमें यूज़ करनी ही करनी है। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है एसेंशियल। आपको 2 वर्ड में बताता हूँ, एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है एसेंशियल, मतलब ये तो यूज़ करनी ही करनी, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 7 ऐसी ऑब्लिगेटरी कैटेगरी है, और ऑब्लिगेटरी कैटेगरी के लिए ब्रॉड भी यूज़ होता है। तो टोटल 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी है, 7 ब्रॉड कैटेगरी है जो कि यूज़ होगी ही होगी क्लासिफिकेशन के दौरान, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक तरीका वो 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी के बारे में यहाँ मेंशन किया है। इसको याद करने का तरीका, इसका सीक्वेंस है ना। जैसे इसको याद ट्रिक क्या है इसके लिए, कीप प्लेस क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप प्लेस क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब आप साफ सफाई रखिए, जगह को क्लीन रखिए, नहीं तो फैमिली क्या सिक हो सकती है, बीमार पड़ सकती है। तो के से हो जाएगा आपका किंगडम, पी से प्लेस है तो फाइलम हो जाएगा। अच्छा, ये फाइलम जो यूज़ होगा ना, ये एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज़ होगा, और प्लांट क्लासिफिकेशन में इसकी जगह क्या यूज़ होगा, डिवीजन। क्लीन से सी से क्लीन, सी से क्लास, ओ से और, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, एफ से यहाँ पर भी फैमिली, यहाँ जी से गेट है तो जी से जीनस, एस से स्पीशीज, एस से सिक तो यहाँ पर एस से क्या है, स्पीशीज। की प्लेस क्लीन और फैमिली गेट से, ये ट्रिक है, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये हमने बड़े से छोटे क्रम में जमाया है उसको, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है किंगडम। किंगडम के बाद आ जाएगा आपका फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर हम उस स्पीशीज़ तक पहुंच जाएंगे जिस स्पीशीज़ के हम लोग जिस स्पीशीज़ को ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। अरे ग्रुपिंग करने का ही ऑर्डर है। जैसे मान लो मैंगो को ग्रुपिंग करना है, तो स्टार्ट करूँगा कहाँ से, किंगडम प्लांटी से, और अंत कहाँ करूँगा, स्पीशीज़ मैंजीफेरा इंडिका से, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, चलो फिर मैं इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये 7 ऑब्लिगेटरी या 7 ब्रॉड कैटेगरी, यानी कि इनको तो यूज़ करना ही करना है। हाँ, आप कुछ सब कैटेगरीज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली के अंदर सब फैमिली, ठीक है ना,
क्लास, सब क्लास, बट वो यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या सब क्लास सब ऑर्डर ऑब्लिगेटरी कैटेगरी? तो आप बोलना नहीं, ये तो मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये तो यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। ऑब्लिगेटरी ये सातों हैं जो आपके सामने मैंने ये मेंशन करी है, 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी है। अब इसमें आप देखो यहाँ पर जो किंगडम है, सबसे ऊपर क्या है? किंगडम। किंगडम एक लार्ज ग्रुप है, जैसे मैंने बोला किंगडम प्लांट है, दुनिया के सारे प्लांट आ गए किंगडम के अंदर। और स्पीशीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैं मैंगो का क्लासिफिकेशन लिख रहा था, स्पीशीज़ तक आते आते मैंने बोला कि स्पीशीज़ किसकी है? मैंगो की, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में केवल मैंगो एक ही स्पीशीज़ इंक्लूड हुई, तो स्पीशीज़ कैसा हो गया? स्मॉल ग्रुप। यानी कि जैसे मैं किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक आया, तो ये ऑर्डर कैसा हुआ? डिसेंडिंग। बड़े से छोटा, तो ये ऑर्डर कैसा हुआ? डिसेंडिंग। जब एरो नीचे की तरफ हो किंगडम से, जब एरो नीचे की तरफ हो किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ, तो ये ऑर्डर कैसा है? डिसेंडिंग। और जब एरो ऊपर की तरफ हो, जब आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो ऑर्डर कैसा होगा? असेंडिंग होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एरो पर ध्यान देना है कि असेंडिंग बोला कि डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम की तरफ। छोटा क्या हुआ? सबसे छोटी स्पीशीज़ हुई, और सबसे ऊपर क्या हुआ? किंगडम। सबसे ब्रॉड के मतलब सबसे क्या कहते हैं? बड़ी कैटेगरी हो गई, क्योंकि किंगडम के अंदर सारे प्लांट आ गए। किंगडम के अंदर किंगडम प्लांट ही बोलते, सारे प्लांट आ गए। स्पीशीज़ में केवल आम की स्पीशीज़ मैंजीफेरा इंडिका आई। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी कुछ एक फिगर दिया हुआ है, मैं आपको इसके बाद अभी पढ़ाऊंगा। पहले हम इस एक्सप्लेन कर लेते, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है? सुनिए। तो यार देख ही लेते हैं, चलो एनसीईआरटी साथ साथ। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर नीट में भी क्वेश्चन था, देखो स्पीशीज लिखी हुई है और ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्पीशीज लिखी हुई है और नीचे क्या लिखा हुआ है? किंगडम। ठीक, स्पीशीज है और यहाँ पर है किंगडम। तो देखो स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो ऑर्डर कैसा है? असेंडिंग। तो यहाँ पर है टेक्सोनोमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट। एक मिनट, इसको हम थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, रुको बेटा, इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़ की। कहाँ बात कर रहे थे? स्पीशीज़ की। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में आपको ये चीज़ मिलेगी। एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या मेंशन है? असेंडिंग ऑर्डर मेंशन है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर मेंशन है। देखो एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर मेंशन है यहाँ पर, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, ठीक है? वापस आ जाते हैं अपने उस पर, कहाँ थे हम लोग? यहाँ से देखना हमको अभी। अब ध्यान सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है सबको, ये इंपॉर्टेंट है, समझना है। सुनिए इसमें मैंने बात किया, मैंने फॉर एग्जांपल एक मैंगो का क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। मैंगो का क्लासिफिकेशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारी क्या है? ये कैटेगरीज हैं। क्या है ये? कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब क्या होता है? इमेजिनरी ग्रुप जो हमने बनाया। किंगडम आपने नहीं देखा, आपने डिवीजन नहीं देखा, आपने क्लास नहीं देखी, बट आपने क्या कहते हैं? प्लांटे देखा है, आपने मैंजीफेरा इंडिका देखा हुआ है, ठीक है? तो जो इमेजिनरी ग्रुप है उसको वो कहलाती है कैटेगरीज, यानी कि जो हमने बनाई है क्लासिफिकेशन के दौर करने के लिए। अब मैंने जैसे मैंगो क्लासिफिकेशन लिखा है, किंगडम प्लांटे, डिवीजन एंजियोस्पर्म, है ना? क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंजीफेरा एंड स्पीशीज मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसने बनाई है? हमने। सॉरी, ये क्या है? टेक्सा है। टेक्सा यानी कि रियल ग्रुप है। अब ध्यान फिर से सुनिए, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये इमेजिनरी ग्रुप है, इसको बोलते हैं कैटेगरी। अब किंगडम के पहले हमने लिखा प्लांटे, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, सेपेंडेल, एनाकार्डियेसी, मैंजीफेरा, जीनस हुआ, और स्पीशीज़ हुआ पूरा मैंजीफेरा इंडिका। स्पीशीज़ में पूरा नाम लिखना है, स्पीशीज़ के नेम में जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों आएंगे। ये जो रियल ग्रुप हैं, ये जितने भी रियल ग्रुप हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं, जो रियल ग्रुप हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्सा। ये अपने आप में प्लांटे बोलूँ तो एक टेक्सॉन है, एंजियोस्पर्म में बोलूँ तो एक टेक्सॉन है, डाइकॉट बोलूँ तो एक टेक्सॉन है, और उसका प्लूरल क्या होता है? टेक्सा। तो टेक्सा याद रखना रियल ग्रुप है। टेक्सा क्या है? रियल ग्रुप है, ठीक है? टेक्सा रियल ग्रुप है, और क्या कहते हैं, और कैटेगरी क्या है? इमेजिनरी ग्रुप। तो एक कैटेगरी और टेक्सा में ये फ़र्क है। अब इस पे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की कुछ लाइन जो समझना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, ध्यान सुनते जाइएगा। हमने क्लासिफिकेशन लिखा है मैंगो का, अब आपको मैंगो को दिमाग में रखे हुए सोचना है। जैसे जैसे मैं किंगडम से मूव कर रहा हूँ, कहाँ? स्पीशीज़ की तरफ। जैसे जैसे मैं किंगडम से मूव कर रहा हूँ स्पीशीज़ की तरफ,
कैरेक्टर कैसे हो रहे हैं उस पर फोकस करना है। तो मैंने लिखा है कि जैसे मैं किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ बढ़ूंगा, कैरेक्टर लेस सिमिलर और लेस कॉमन से मोर सिमिलर और मोर कॉमन हो रहे हैं। मोर कॉमन और मोर सिमिलर किसके हो रहे हैं? मैंगो के। किसके सिमिलर हो रहे हैं? मोर कॉमन मैंगो के। यानी कि अगर मैं किंगडम लेवल पे था तो सारे कैरेक्टर किसके थे? प्लांट के। मैं स्पीशीज़ लेवल पे आया तो सारे के सारे कैरेक्टर किसके मिले? मैंगो के। तो जैसे जैसे मैं जैसे जैसे मैं किंगडम से स्पीशीज़ लेवल तक गया, कैरेक्टर मोर सिमिलर हो गए मैंगो के। मतलब किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक आने तक कैरेक्टर की सिमिलरिटी बढ़ती गई किसके रिस्पेक्ट में? मैंगो के रिस्पेक्ट में, जिसका क्लासिफिकेशन आपने लिखा है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। कैरेक्टर मोर सिमिलर होंगे, या इसको हम बोल दो मोर कॉमन होंगे, और जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कैरेक्टर लेस सिमिलर और लेस कॉमन होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? मैंगो के रिस्पेक्ट में। ये मन में जरूर बोलना है कि किसके रिस्पेक्ट में लेस सिमिलर, किसके रिस्पेक्ट में मोर सिमिलर। तो मोर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू मैंगो, लेस सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू मैंगो। तो ऊपर जाओगे तो लेस सिमिलर, नीचे आओगे तो मोर सिमिलर। ऊपर जाओगे तो लेस कॉमन, नीचे जाओगे तो मोर कॉमन। इससे रिलेटेड भी एनसीईआरटी की लाइन में आपको पढ़ाऊंगा। अब सुनिए आगे इसको, और दूसरा तरीका बोलने का। जैसे मैं स्पीशीज लेवल पे था तो मेरे सारे के सारे कैरेक्टर हो गए मोर स्पेसिफिक। यानी कि स्पीशीज लेवल पर सारे के सारे कैरेक्टर स्पेसिफिक हैं, मैंगो के ही हैं। तो स्पीशीज लेवल पर कैरेक्टर मोर स्पेसिफिक हैं, सारे के सारे कैरेक्टर स्पेसिफिक हैं, चुनिंदा है, पर्टिकुलर हैं। किसके हैं? मैंगो के। और किंगडम लेवल पर कैरेक्टर लेस स्पेसिफिक हैं। कैसे हैं? लेस स्पेसिफिक हैं किंगडम लेवल पर। तो ऊपर जा रहा हूँ तो कैरेक्टर लेस स्पेसिफिक हो रहे हैं, नीचे आ रहा हूँ तो कैरेक्टर मोर स्पेसिफिक हो रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक हो रहे हैं? मैंगो के। सारे के सारे कैरेक्टर मैंगो के ही हैं। इसको उल्टा बोलने का, जो चीज़ लेस स्पेसिफिक है वो अपने आप कैसी हो जाएगी? मोर जनरल। कैसी हो जाएगी? मोर जनरल। जो चीज़ कम चुनिंदा है, जो चीज़ कम पर्टिकुलर है, कम स्पेसिफिक है, वो अपने आप जनरल आम हो जाएगी, जनरल हो जाएगी। तो मोर जनरल का उल्टा होता है लेस स्पेसिफिक, है ना। सॉरी, मोर जनरल को हम लेस स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं और लेस जनरल को हम मोर स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? जितना नीचे आएंगे कैरेक्टर मोर सिमिलर होंगे, और जितना नीचे आएंगे हम लोग स्पीशीज लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो किंगडम से जितना हम नीचे आएंगे कैरेक्टर कैसे होते जाएंगे? हमारे मोर स्पेसिफिक। और वो मोर स्पेसिफिक किसके रिस्पेक्ट में होते जाएंगे? मैंगो के। तो कैरेक्टर मोर स्पेसिफिक। अच्छा, जो चीज़ ज़्यादा चुनिंदा है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, वो लेस जनरल है, वो आम नहीं है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी है, उसको समझने के लिए आपको पहले मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ। अब एक बात बताइए, मैंने आपके सामने मैंगो का क्लासिफिकेशन लिखा है, मैंने आपके सामने वीट का क्लासिफिकेशन लिखा है। मैंगो क्लासिफिकेशन भी लिख दिया, प्लांट एंजियोस्पर्म डाइकोट सेपेंडेल एनाकार्डियेसी मैंजीफेरा इंडिका वीट का भी लिख दिया। अब मुझे बताइए कि मुझे वीट और मैंगो में कंपेयर करना है, या मुझे वीट और मैंगो में कंपैरिजन करना है, तो किस लेवल पर कंपैरिजन करना ईजी होगा? आप खुद सोच के बताइए। स्पीसीज, जैसे मैं दो चीज़ पकड़ लेता हूँ, स्पीसीज लेवल पर कंपैरिजन ईजी होगा या फिर ऑर्डर लेवल पर कंपैरिजन ईजी होगा? सोचते हैं। जब हम मैंजीफेरा इंडिका में थे तो सारे के सारे कैरेक्टर मैंगो के थे। फॉर एग्जांपल मैंगो में कुल 10 कैरेक्टर थे, 10 के 10 मैंगो के कैरेक्टर। जब हम वीट में स्पीशीज लेवल पर थे, वीट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ये भी याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन है। जब हम वीट के केस में स्पीशीज लेवल पर थे तो सारे के सारे कैरेक्टर किसके थे? सारे के सारे कैरेक्टर थे आपके क्या कहते हैं? वीट के। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वीट के 10 कैरेक्टर वीट के थे, 10 कैरेक्टर मैंगो के थे, दोनों के 10-10 कैरेक्टर खुद के पास प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऑर्डर लेवल तक जा रहा हूँ, जैसे मैं ऑर्डर लेवल तक चला गया इनके केस में, मैंगो केस में, और मैं ऑर्डर लेवल तक चला गया वीट के केस में, तो आपको पता है कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। आप ऐसे ऊपर पहुँचते पहुँचते अगर प्लांटेड लेवल पर चले गए तो प्लांटेड लेवल पर तो कैरेक्टर आ जाएंगे दुनिया के जितने प्लांट हैं उनके पास जो जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। प्लांटेड लेवल तक तो जाते जाते हो सकता है कैरेक्टर 1000 हो जाए, एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी कैरेक्टर कितने हो जाए? 1000, है ना। ऑर्डर लेवल तक पहुँचे तो क्योंकि ऑर्डर ऊपर है, ऊपर आ रहा है, तो ऑर्डर ऊपर है तो उसके पास कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ना मैं आपको एक जनरल बताता हूँ होता क्या है एक्चुअल में। जैसे किंगडम है कि एक किंगडम के अंदर कई सारे डिवीजन, एक डिवीजन के अंदर कई सारी क्लास, एक क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिली, एक फैमिली के अंदर कई सारे जीनस, और एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था लास्ट वाले का। एक जीनस था सोलेनम,
3 स्पीशीज़ थे, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम नाइग्रोम। एक जीनस के अंदर 3 स्पीशीज़ आ गई, तो जितना आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा कैरेक्टर इकट्ठा होते जाएंगे, क्योंकि दूसरे दूसरे लोग भी जुड़ते जाएंगे उसके साथ, दूसरी स्पीशीज़ भी जुड़ती जाएंगी, इसलिए। तो ऑर्डर लेवल पर मैं पहुंचा, तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर लेवल पर यहाँ पर 300 कैरेक्टर आए और यहाँ पर भी आए 300 कैरेक्टर। तो अगर मुझे ऑर्डर लेवल पर कंपैरिजन करना है व्हीट और मैंगो का, तो 300 कैरेक्टर पे कंपैरिजन करना होगा। अगर मुझे स्पीशीज़ लेवल पर कंपैरिजन करना है तो 10-10 कैरेक्टर में कंपैरिजन। कहाँ कंपेयर करना ईजी है, कहाँ, क्योंकि ऑर्डर लेवल पर तो केवल ये मैंजीफेरा थोड़ी बचा, और भी स्पीशीज़ के साथ जुड़ गई, उसमें से छांटना पड़ेगा मुझे। तो सिंपल है, जितना ऊपर जाओगे उतने ज़्यादा कैरेक्टर, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको डिफरेंस करना। जितना नीचे रहोगे उतने कैरेक्टर स्पेसिफिक रहेंगे, जिसको कंपेयर करना उसी के कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे, तो आपस में कंपेयर करना ईजी होता है। तो जितना आप नीचे आओगे किंगडम से, जितना आप नीचे आओगे, दो अलग अलग टेक्सा को कंपेयर करना या दो अलग अलग स्पीशीज़ को कंपेयर करना उतना ईजी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना, टेक्सा मतलब होता है, टेक्सा प्लूरल है, टेक्सा लिविंग का ग्रुप है, जो भी चीज़ लिविंग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करे वो टेक्सा ही है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एनसीईआरटी पेज नंबर 5 में कुछ चीज़ मेंशन है। मैंने बोला एनिमल, जैसे किंगडम, किंगडम कौन सा हुआ, एनिमल, एनिमल किंगडम। क्लास हुआ मैमल्स, मैमल एक क्लास है और स्पीशीज एक डॉग। एनसीईआरटी लिखती है ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। एनसीईआरटी लिखती है एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। क्या ये अलग अलग लेवल पर टेक्सा को रिप्रेजेंट कर, अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्सा है अलग अलग, कैसे? एनिमल भी एक टेक्सा है, मैमल भी एक टेक्सा है, डॉग भी एक टेक्सा है। एनिमल एक टेक्सा है, ठीक है, मैमल भी टेक्सा है, डॉग भी टेक्सा है। अब ये दो जो तीनों टेक्सा हैं ये अलग अलग लेवल पर हैं कि सेम लेवल पर है? अलग अलग लेवल पर है। एनिमल जो है वो किंगडम लेवल पर है, मैमल क्लास लेवल पर है, डॉग स्पीशीज लेवल पर है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब टेक्सा टेक्सोन कुछ नहीं, प्लूरल सिंगुलर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेक्सा, तो टेक्सा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, और टेक्सोन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब ना ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्म दी जाती है। जैसे मैंने बोला, आप बोलोगे कि सर डॉग तो टेक्सोन होना चाहिए, टेक्सा क्यों बोल रहे हो? तो डॉग तो एक एक जनरल हो गया ना। अब एक डॉग के अंदर कई सारी ब्रीड या वैरायटी आ जाती हैं, जैसे कि आपको पढ़ते हो कि जर्मन शेफर्ड है, पामेलियन, या जो जो भी अलग अलग डॉग की ब्रीड्स होती हैं, वैरायटी होती हैं। तो डॉग उस रिस्पेक्ट में टेक्सोन हो गया, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ब्रीड आ रही हैं, तो वो जो कई सारी जो ब्रीड्स आ रही हैं वो क्या हो गया, टेक्सोन हो गए वो। जैसे जर्मन शेफर्ड एक टेक्सोन है, ऐसे कई सारे डॉग की अलग अलग वैरायटी मिलकर हमने कॉमन डॉग बोल दिया, तो डॉग टेक्सोन हो गया। तो आप तो जनरल टेक्सोन बोलो सभी को। तो डॉग भी टेक्सोन, मैमल भी टेक्सोन, एनिमल भी टेक्सोन, बट सेम लेवल पर नहीं है, डिफरेंट लेवल पर। एक वर्ड और ऊपर छूट गया, उसको मैं पहले बता देता हूँ, रैंक वाली चीज़ छूट गई है, ध्यान सुनना। देखो, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो किंगडम है वो एक कैटेगरी है और प्लांटे भी एक, प्लांटे एक टेक्सोन है या टेक्सा है, टेक्सोन है प्लांटे, ठीक है। अभी मैं इनके रिस्पेक्ट में बात करूँ, ये सबको मैंने टेक्सा बोला, तो प्लांटे एक टेक्सोन है। अब ये जब जब जिस जिस लेवल पर एक कैटेगरी एक टेक्सोन आपस में आ जाते हैं, वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक बताइए, क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक बताइए, तो हाईएस्ट रैंक आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट रैंक क्या बोलोगे? तो हाईएस्ट रैंक आप बोलोगे किंगडम प्लांटे, पूरा बोलोगे। तो ये किंगडम प्लांटे एक रैंक को दर्शा रही है। होते ना आर्मी में भी कई रैंक होती है, मेजर, कर्नल, जो भी है, तो वो रैंक होती है ना, तो वही है। जैसे मैं बोलूँ कि क्लासिफिकेशन की सबसे लोएस्ट रैंक बताइए, तो आप बोलोगे स्पीशीज मैंजीफेरा इंडिका। तो रैंक जिस जिस लेवल पर एक कैटेगरी एक टैक्सोन आ जाए, जैसे कि ये डिवीजन एक कैटेगरी है, एंजियोस्पर्म एक टैक्सोन है, जिस लेवल पर एक कैटेगरी एक टैक्सोन आ जाए, ये भी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको ये चीज़ मिलेगी। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने रैंक को एक बार कैटेगरी बोला है और रैंक को एक बार टैक्सोन भी बोला है। यानी कि उस रैंक का मतलब ही क्या है कि जिस लेवल पर एक कैटेगरी एक टैक्सोन आ जाए वो एक रैंक है। तो कैटेगरी भी एक रैंक है और टैक्सोन भी एक रैंक है। यानी कि प्लांटे भी क्या है, एक रैंक है, और किंगडम भी क्या है, एक रैंक। ध्यान सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कैटेगरी की, मैं आपको बोलूं कैटेगरी की लार्जेस्ट रैंक बताइए, तो कैटेगरी की लार्जेस्ट रैंक क्या हो जाएगी, किंगडम। मैं बोलूं टैक्सोन की लार्जेस्ट रैंक प्लांटे,
मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक, क्लासिफिकेशन बोल दिया तो किंगडम प्लांटे क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक हो गई। क्लासिफिकेशन की लोएस्ट रैंक स्पीशीज मैंजीफेरा इंडिका, कैटेगरी की लोएस्ट रैंक स्पीशीज, टैक्सोन की लोएस्ट रैंक मैंजीफेरा इंडिका इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो एक बार एनसीईआरटी ने रैंक को टैक्सोन भी बोला, एक बार रैंक को कैटेगरी बोला है, क्योंकि वो एक लेवल पर ही दर्शाते हैं दोनों को। ठीक है, तो रैंक एक जनरल टर्म है जो कैटेगरी टैक्सोन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मिलेगा, पढ़ाऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया आपको। रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल, ये भी बात हो गई है। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इस एनसीईआरटी के पेज में आप ध्यान से देखना, ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग। देखो अब पहले तो मैंने आपको ये वाला डायग्राम बता दिया, इसमें एरो ऊपर की तरफ बना है तो ऑर्डर कैसा होगा, ये असेंडिंग होगा। आप देखना एनसीईआरटी पढ़ोगे पेज नंबर 8 में, तो यहाँ पर मेंशन किया है कि ये ऑर्डर कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर। अब जो लाइनें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। देखो ये लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी, ये किंगडम वाले बेस में मिलेगी। देखो ध्यान से, कहाँ गया, यहाँ से, ये वाली लाइन यहाँ से। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन, यहाँ पर जहाँ पर कॉमन लिखा है ना वहाँ पर आप जल्दी से लिख लो सिमिलर, द नंबर ऑफ कॉमन या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। मैंने बोला था जितना आप ऊपर जाओगे उतने कॉमन कैरेक्टर, या जितना आप ऊपर जाओगे उतना लेस कॉमन और लेस सिमिलर होगे। किससे, मैंगो के रिस्पेक्ट में, जिसका भी क्लासिफिकेशन लिख रहे हो उसकी रिस्पेक्ट में लेस कॉमन और लेस सिमिलर हो गए। और जितना नीचे आओगे क्लासिफिकेशन में उतना मोर कॉमन और मोर सिमिलर हो गए। किसके रिस्पेक्ट में, मैंगो के रिस्पेक्ट में, जिसका क्लासिफिकेशन आप लिख रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी भी बोल रही है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, किंगडम की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग लिख कर आपसे गलती कराते हैं। अब ध्यान सुने, लोअर द टेक्सा, वही टेक्सा जितना नीचे हो आप स्पीशीज तक आओ, मतलब जितना जीनस स्पीशीज तक हो, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर, उतने ज़्यादा मेंबर जो है आपस में कैरेक्टर को शेयर करेंगे, यानी कि सिमिलैरिटी शो करेंगे। और मैंने बोला है जितना आप नीचे होगे उतना ज़्यादा कैरेक्टर मोर सिमिलर होंगे। ये कंफ्यूजिंग लाइन है इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ, अलग से ध्यान रखिएगा। आगे आगे, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल। हायर द कैटेगरी, जितनी ज़्यादा कैटेगरी ऊपर है, हायर द कैटेगरी मतलब जितना आप ऊपर है, किंगडम की तरफ जा रहे हैं, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at same level। ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है समझ गए आप, जितना ज़्यादा आप ऊपर होंगे, देखो ये इसी के लिए समझाया था मैंने, ये देखो ये जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको अदर टेक्सा एट सेम लेवल, जैसे कि यहाँ पर सेपेंडेल्स है वो भी ऑर्डर लेवल पर है, पोएल्स है वो भी किस में है, ऑर्डर लेवल पर। जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे सेम लेवल पर आने वाले टेक्सा के बीच में आपस में कंपेयर करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जितना नीचे रहेंगे सेम लेवल पर आने वाले टेक्सा में कंपेयर करना उतना ईजी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीशीज़ लेवल पर हूँ तो मुझे मैंजीफेरा इंडिका टेक्सा और एट्रेटिकम एस्टिवम जो टेक्सा है इन पर कंपेयर करना ईजी है, क्योंकि कैरेक्टर ही कम है और कैरेक्टर है इनके स्पेसिफिक। और जितना ज़्यादा मैं ऊपर जाऊँगा मुझे कंपेरिजन करना अदर टेक्सा एट सेम लेवल, मतलब दो का कंपेरिजन कर रहे हैं। एक टेक्सा, जैसे एक ऑर्डर लेवल पर सेपेंडेल टेक्सा है और एक ऑर्डर लेवल पर पोएल्स टेक्सा है, अदर टेक्सा एट सेम लेवल, सेम दोनों ऑर्डर लेवल पर है। अब दोनों को कंपेयर करना उतना डिफिकल्ट होगा क्योंकि उतना ज़्यादा कैरेक्टर हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाला तो पेज मैंने आपको पढ़ाया। अब अगला सुनिए, यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एनसीईआरटी ने एक बार रैंक को कैटेगरी कहा है और रैंक को एक बार क्या कहा है, टेक्सा, वो भी चीज़ देख लेते हैं जल्दी से। कहाँ पर है ये तो आप पढ़ लेना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की वही है जो किंगडम से लेकर हमने स्पीशीज तक लिखा ना, वो पूरा जो लिखने का ऑर्डर है उसी को हम टैक्सोनॉमिक क्या बोलते हैं, हायरार्की। वो पूरा उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, उसका सीक्वेंस ऊपर नीचे मत करना। देखो यहाँ भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है टैक्सोन का प्लूरल क्या होता है, टेक्सा। अब आगे देखिए कहाँ थे हम लोग, इसमें देखते हैं। देखो ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच रैंक और टैक्सोन, ये बेटा आपको मिलेगा पेज नंबर 6 में, आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़िए। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी में पढ़िए। ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic group categories are distinct biological entity, are not merely morphological aggregates। सॉरी, पहले तो इसके पहले तो आप ये लाइन पढ़िए, यहाँ पर ऊपर आइए, पहले पहला पैराग्राफ पढ़िए, ये वाला था वो, सॉरी। ईच कैटेगरी referred to as unit of classification in fact represent a rank। पहले क्या बोला एनसीईआरटी ने, कैटेगरी को क्या बोला, रैंक।
एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। फिर क्या बोल दिया उसको आगे चल के, टैक्सॉन। तो मतलब जो हर एक कैटेगरी है वो क्या है, रैंक, और वही क्या है, टैक्सॉन भी है। तो रैंक को कैटेगरी बोला, टैक्सॉन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से फ्रेम होता है। आपको अगर कोई बोले कि बताइए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको बोलना है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सातों हैं। किंगडम भी है, फाइलम भी है, फाइलम एनिमल के केस में यूज़ करते हैं, डिवीजन प्लांट के केस में यूज़ करते हैं, क्लास भी है, ऑर्डर भी है, फैमिली भी है, जीनस भी है, स्पीशीज भी है। ये सातों के सातों ऑब्लिगेट कैटेगरी अपने आप में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी, वो सातों की बात कर रहे हैं, रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अपने आप में सब एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में यूज हो रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको आंसर देना है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीशीज। यानी क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज। तो दो चीज़ आप मेंशन करो अपनी जल्दी से, एनसीईआरटी में लिखो, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एनी ऑफ 7। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और एक बार रैंक को कैटेगरी बोला, रैंक को टैक्सॉन बोला, ये बात मैंने बता दी। अब एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे लास्ट में, यही वाली जो भी पहले पढ़ रहा था, ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic group or category are distinct biological entity and not merely morphological aggregate। ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है। बायोलॉजिकल एंटिटीज़ मतलब है कि लिविंग ग्रुप है, केवल जस्ट नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का एग्रीगेशन नहीं है कि हमने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस में नहीं बनाया है, हमने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल करेक्टर को भी यूज़ किया। मैंने आपको न्यू सिस्टमेटिक पढ़ा, लेक्चर 1 में न्यू सिस्टमेटिक पढ़ाया था कि हमने क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ साथ इंटरनल करेक्टर भी यूज़ किए हैं। तो एक्सटर्नल के साथ जब इंटरनल करेक्टर भी यूज़ करोगे क्लासिफिकेशन और बेहतर होगा। तो वही एनसीईआरटी ने इसको लिखा हुआ है कि ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट यानी कि अपने आप में क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ यानी कि लिविंग में मिलने वाले कैरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब ये भी देख लो बेटा, समरी भी जरूर पढ़नी है आपको। अब समरी में देखो क्या है, समरी में देखो क्या है आपको। अब एनसीईआरटी की समरी में एक लाइन है वो आप मार्क कर लेना। एनसीईआरटी की समरी में ये लाइन मार्क करना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे छोड़ देते हैं। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल इन। टैक्सोनॉमिक स्टडीज किस किस में यूज़ करती है, 4 पॉइंट एनसीईआरटी लिखे हैं। पहला, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में होता है, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में होता है, एंड इन जनरल नोइंग ऑफ आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। हमारे बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी को जानने में भी हम टैक्सोनॉमी यानी कि ये जो टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, ग्रुपिंग करने का मेथड सीख रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी के 4 एप्लीकेशन बता दिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इससे जस्ट एमसीक्यू बनेगा, और बनेगा तो अच्छा होगा क्योंकि ये मेन थ्योरी में कहीं पर जिक्र नहीं है इसका। तो कहाँ कहाँ और यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, और नोइंग आवर बायो रिसोर्स में। तो ये आपको एनसीईआरटी का भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 था। अब लेक्चर 3 में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे पूरा, और जो जो पार्ट बचा है वो कवर करेंगे। आप पूरा लेक्चर 1 भी देख लीजिए और लेक्चर 2 भी देख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में। लेक्चर 3 होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे PYQ कर लेंगे, पूरे नोट्स हो जाएंगे आपके। एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। एनसीईआरटी ऐसे साथ साथ पढ़ाऊंगा तो साथ में लेके बैठो, नोट्स हो जाएगी। एनसीईआरटी PYQ सारे कवर कर लेंगे हम लोग, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, या देख लेंगे कैसा करना है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे खुद ही लेक्चर में। तो बने रहिए इसी तरह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ऑल द बेस्ट।